अफ्रीका महाद्वीप, इसका उच्चावच, इसका रिलीफ फीचर, इसका ड्रेनेज हमारे भारत देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये हमको क्यों जानना चाहिए। यह जब आप इस नक्शे को देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। भारत है, फिर इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन के बाद ये जो अफ्रीका का जो तट है ये और भारत का तट, इसके बीच में शिप्स आती हैं जाती हैं और बहुत सालों से व्यापार संबंध और अब राजनीतिक संबंध, डिप्लोमेटिक संबंध, ये इस तरह के संबंध भारत और अफ्रीका के बीच में रहे हैं और आगे और बढ़ रहे हैं। इसलिए आज हम लोग देखेंगे कि अफ्रीका का जो उच्चावच है ये किस प्रकार से अफ्रीका का जो विकास है या जो उसका विश्व में महत्व है वो किस प्रकार से उच्चावच उस महत्व को निर्धारित करता है। अफ्रीका महाद्वीप ये क्या है? ये एक मैदान है, ये एक पठार है या एक पर्वत है। आप अफ्रीका को देखें, ये मेडिटेरेनियन सी से लेकर पूरा इंडियन ओशन तक फैला है। तो ये एक पठार है, अफ्रीका एक पठार है जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड का है और इस पठार में दो ऐसे उच्चावच हैं, एक एटलस माउंटेन, ये अल्पाइन ओरिजिन का है, और एक ड्रेकेंसबर्ग, ये हर्सिनियन पीरियड का है। इसके अलावा पूरा अफ्रीका एक पठार है और इस पठार में बहुत छोटे छोटे पठार हैं और अफ्रीका महाद्वीप में अगर सबसे विशेष बात, सबसे खास बात कोई है तो वो है ग्रेट रिफ्ट वैली, जो लेक मलावी से शुरू होती है और लेक टांगैनिका विक्टोरिया से होते हुए और इस तरह से आगे बढ़ते हुए अफार ट्रायंगल से होते हुए, लाल सागर से होते हुए, अकाबा की खाड़ी स्वेस से होते हुए ये मृत सागर तक जाती है। तो यह विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट की घाटी है। इसको इसलिए बोला जाता है ग्रेट रिफ्ट वैली। ग्रेट रिफ्ट का मतलब है कि जब ये प्लेट मूव कर रही थी तो इस प्लेट के कारण जो भूमि है उसमें एक दरार आ गई और वो दरार 80 से 50 किलोमीटर मोटी है और ये करीब 7 से 8 हज़ार किलोमीटर ये लंबी है ग्रेट रिफ्ट वैली, और ये अभी दरार बढ़ती ही जा रही है। इसके कारण भविष्य में ऐसी संभावना है कि ये भाग अलग हो जाएगा। आप ग्रेट रिफ्ट वैली ये अफ्रीका का वो विशेष भौगोलिक फीचर है, ज्योग्राफिकल फीचर है जिसने अफ्रीका को जीवन दिया है। ये अभी हम लोग इस पे आगे बात करेंगे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है अफ्रीका में, इथियोपियन हाईलैंड्स, इथियोपिया का उच्चावच, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कैसे इथियोपियन हाईलैंड से नील नदी, ब्लू नाइल, लेक टाना है, लेक टाना से ब्लू नाइल निकलती है, यहीं पे सीमंस पर्वत हैं और नील नदी का 60% जल इथियोपियन हाईलैंड से आता है। तो इथियोपियन हाईलैंड बहुत महत्वपूर्ण है और यह अफ्रीका की सीम के पास भी है और यह प्रदेश उठा हुआ है। ये कोई अल्पाइन ओरिजिन का नहीं है, ये बहुत पुराना, जब वॉल्केनो हो रहा था, टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही थी, ये तब का बना है। और इसके बाद हम लोग अगर और अफ्रीका में देखें कि कौन सा उच्चावच है जो अति महत्व का है, तो वो है एटलस माउंटेन। ये एटलस माउंटेन सहारा मरुस्थल, इसको अटलांटिक ओशन से और भूमध्य सागर से ये अलग करता है। और एटलस माउंटेन ये 4000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर है। इसमें एंटी एटलस, सहारा एटलस और टेल एटलस, ये सब इसमें रेंजेस हैं और ये करीब 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। यह मोरक्को, अल्जीयर्स, ट्यूनीसिया यहाँ तक ये फैला है
और इसकी सबसे ऊंची श्रेणी है टुवक्कल। टुवक्कल में लोग टूरिज़्म के लिए आते हैं। यहाँ पर कई प्रकार के मिनरल्स भी मिलते हैं और उन मिनरल्स का दोहन भी ये हो रहा है। तो एटलस माउंटेन ये महत्व का है। और जब हम लोग और क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो इसके बाद बिस्करा डिप्रेशन है। ये टेक्टोनिक डिप्रेशन है। यहाँ पर जो समुद्र का औसत लेवल है उससे ये 31 मीटर नीचे है। ये महत्वपूर्ण है। और फिर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये आहगर माउंटेन्स है। आहगर माउंटेन्स की जो श्रृंखला है वह दक्षिणी अल्जीरिया में स्थित है। यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सहारे ये फैला हुआ है। ये सहारा का हिस्सा है, इसलिए ये शुष्क है और ये रॉकी है और यहाँ पर जल का अभाव है। ये यहाँ पर एक सबसे ऊंची जगह है माउंट तहेत, तो वह इसकी सबसे ऊंची ये पीक है, चोटी है। और आहगर के बाद जब हम लोग और नीचे आएंगे तो यहीं पर है तिबेस्ती। तिबेस्ती जो पठार है उसका मतलब होता है कि पर्वतों पर रहने वाले लोग। तो तिबेस्ती है और चाड लेक है। तिबेस्ती में जो भी जल या जो भी नदियां वहां से निकलती हैं वो आके चाड में गिरती हैं। तिबेस्ती के बाद फिर दूसरा इस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा एरिया है सहारा का, जो समुद्र तल से 1000 मीटर से ऊंचा है, वो है डारफुर। डारफुर आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, न्यूज़ में भी रहा है। ये न्यूज़ में पॉलिटिकल रीजन से रहा है। 2003 में अरब मुस्लिम्स वर्सेस नॉन अरब मुस्लिम्स के बीच का जो संघर्ष हुआ है वो संघर्ष आज तक चल रहा है। उसके कारण डारफुर ये एक वायलेंट एरिया है, यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता है। और लेकिन डारफुर जो ये पठार है ये सहारा का काफ़ी बड़ा हिस्सा है और ये सूडान देश है, ये उसमें आता है। आप लोगों ने सुना होगा और पढ़ा भी होगा, 2011 में दक्षिणी सूडान देश ये बना। तो ये डारफुर पूरा फैला है। उसके बाद हम लोग आगे जब ये आएंगे तो फिर पाएंगे कि इथोपियन हाईलैंड्स पर हम लोग फिर आ गए हैं। और इस बार देखें आप, इथोपियन हाईलैंड्स ये अफ्रीका का पूर्वी हिस्सा उठा है। अफ्रीका का दक्षिणी हिस्सा ये कटंगा प्लेटो ये भी उठा है। अफ्रीका का उत्तरी हिस्सा ये नील नदी जा रही है। नील नदी यहाँ कायरो, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट सुएज में यहाँ पर ये गिरती है मेडिटेरेनियन सी में। तो ये हिस्सा जो उत्तर की ओर है ये दबा है। इथोपियन हाईलैंड्स से ऊंचा है और ये भाग ये दबा हुआ है। और दक्षिण में कटंगा प्लेटो जहाँ से रिवर कांगो निकलती हैं ये भाग उठा है। और जहाँ पर रिवर नाइजर ये गिरती है पश्चिमी भाग, तो पश्चिमी भाग ये दबा हुआ है। मतलब ढाल इधर से इधर है और ढाल इधर से इधर है। ये भाग उठा है। तो अफ्रीका का दक्षिणी भाग ज़्यादा ऊंचा है, पूर्वी भाग ज़्यादा ऊंचा है और उत्तरी भाग दबा हुआ है और पश्चिमी भाग दबा हुआ है। तो इथोपियन हाईलैंड्स में जब हम आते हैं तो इथोपियन हाईलैंड्स में एक बहुत अद्भुत जगह है अफार ट्रायंगल। अफार ट्रायंगल यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर वैज्ञानिक मानते हैं कि मानव जो मनुष्य है उसकी उत्पत्ति इसी क्षेत्र में से हुई थी। और यहाँ पर फॉसिल्स मिले हैं होमिनिन्स के। तो यह प्रदेश ये अफ्रीका की 3 प्लेट्स हैं जो डाइवर्ज यहाँ पर कर रही हैं। ये सूडान प्लेट है, नूबियन प्लेट है और अरेबियन प्लेट है। अब ये एक डिप्रेशन है, एक जियोलॉजिकल डिप्रेशन है। लेकिन अफार ट्रायंगल ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ये कभी भी पूछा जा सकता है ये कहीं पर, क्योंकि यह मानव की जो हमारी स्पीसीज़ है, ह्यूमन स्पीसीज़ की एवोल्यूशन से ये जुड़ा है। अफार ट्रायंगल के जब हम उत्तर में जाते हैं तो दिनाकिल डिप्रेशन है, दिनाकिल डिप्रेशन। और इसमें एक है आसल लेक। आसल लेक अफ्रीका का सबसे नीचे का हिस्सा है। मतलब उसका जो समुद्र तल से वो
30 मीटर नीचे है। आसा लेक यहाँ पर है। और इथोपियन हाईलैंड्स इथोपिया का वह हिस्सा है जो बहुत ही सेंसिटिव है। ये पॉलिटिकली, मिलिट्रीली, इकोलॉजिकली यहाँ पे ढेर सारे पार्क्स हैं। सीमंस जो माउंटेन्स हैं वो यहीं पर हैं और ये वॉल्केनिक ओरिजिन का है। जो अभी हमने बताया था ग्रेट अफ्रीका रिफ्ट वैली, जो मलावी, लेक टंग्यानिका, विक्टोरियास होते हुए, तो ये इथोपियन हाईलैंड के पूरब से जाती है। ऐसे इथोपियन हाईलैंड उसके पश्चिम पड़ता है। इस इथोपियन हाईलैंड में जल और लगातार ये मानसून की जो हवाएं इधर होती हैं उसको भी ये पकड़ता है और इसके कारण जून से सितंबर में इथोपियन हाईलैंड पर जल वृष्टि होती है और वर्षा होती है। तो जब जल वृष्टि यहाँ पर होती है तो यहाँ मेडिटेरेनियन सी के ऊपर ग्रीक्स हुआ करते थे। ग्रीक्स, प्लेटो, अरिस्टोटल, अलेक्जेंडर, सोक्रेटिस। तो इनके जो स्कॉलर्स थे वो कहते थे जब गर्मी पड़ती है तो नील में बाढ़ आती है। तो ग्रीक्स हमेशा सोचते थे गर्मी में हमारे यहाँ सूखा पड़ता है और गर्मी में इनके यहाँ नील में पानी बढ़ जाता है। तो गर्मी में जब दुनिया सूखती है तो नील नदी बढ़ती हैं। तो ग्रीक्स ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में रहते थे। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में जो वर्षा है वो विंटर में होती है, जाड़े में होती है, और गर्मी में सूखा होता है। लेकिन इथोपियन हाईलैंड्स की ऊंचाई के कारण, इसकी ऊंचाई, यहाँ की जो मानसून विंड्स हैं ऐसे आती हैं, इसमें फंस जाती हैं और यहाँ पर अच्छी वर्षा होती है जून से सितंबर में। तो ये देखिए आप, उच्चावच के कारण ये जो वर्षा इसको मिल रही है उसका पानी लेक टाना से होकर ब्लू नाइल में होकर ये बह रहा है। ये सूडान को ठंडा करता हुआ, सहारा को ठंडा करता हुआ, जब गर्मी में सहारा मरुस्थल तप रहा होता है तब नील में पानी ये बढ़ रहा होता है और ये होते होते इजिप्ट के पास आके इजिप्ट की जीवन रेखा इसको बोला जाता है, ब्लू नाइल। और 60% जो जल है वो इथोपियन हाईलैंड से ही आता है। जो वाइट नाइल है वो लेक विक्टोरिया के पास, यहाँ पे इक्वेटोरियल एरिया है, इसी के जल से वाइट नाइल निकलती है और ये वाइट नाइल बहुत लंबी है। फिर दोनों मिलकर ये यहाँ दोनों मिलती हैं और पूरी नील नदी इस तरह से ये बहती है। नील नदी का अफ्रीका में बहुत बड़ा महत्व है और अभी आपने देखा कि नील नदी उच्चावच रिलीफ फीचर से कैसे जुड़ी है। अगर ये इथोपियन हाईलैंड्स ना होता या यहाँ पे मैदान होता तो क्या नील नदी को ये पानी मिलता? ये नहीं मिलता। तो इसीलिए उच्चावच इन नदियों के प्रवाह और कितना जल मिलेगा किसको, इसके लिए महत्वपूर्ण है। अभी जब हम नील की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी बता दें कि नील सहारा से होते हुए इजिप्ट, अगर इजिप्ट आज अफ्रीका की एक क्षेत्रीय महाशक्ति है तो उसका कारण सिर्फ एक है कि नील नदी बहती है। और नील नदी के कारण ही इनके कायरो, ये जितने भी पोर्ट, जितने भी इनके, वो चाहे कपास हो, चाहे उद्योग हो, चाहे होटल हो, चाहे टूरिज्म हो, चाहे, ये सब नील के कारण ही हुआ है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में नदियों को माता ये माना जाता है, क्योंकि आप विश्व में किसी भी सभ्यता को देखें, जो नदियाँ होती हैं उनके कारण ही मानव सभ्यता को जल मिलता है, वो पोषित होती हैं और पनपती हैं। तो नील इसका उदाहरण है। लेकिन अब आज के समय में ये नील वो नील नहीं है जो 500 साल या 1000 साल ये पहले हुआ करती थी। इस नील नदी का जल अब सूख रहा है। सूख क्यों रहा है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण जो इथोपियन हाईलैंड्स में रेनफॉल होता है या जो सीमंस माउंटेन्स में वाटर आता है उसका वो कम आ रहा है, इसलिए अब नील नदी का जल सूख रहा है। तो जो लाइफ लाइन है अब वो कॉन्फ्लिक्ट लाइन में ये बदल रही है, क्योंकि सहारा मरुस्थल उतना ही शुष्क है, सहारा मरुस्थल बढ़ रहा है, लोगों की आबादी बढ़ रही है, लोगों की पानी की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, और जब सब कुछ बढ़ रहा है
तो नील नदी सूख रही है। तो इसमें अभी हम आगे आपको जब अफ्रीका का जो 4th पार्ट होगा उसमें हम ये बताएंगे कि ये कैसे इथियोपिया देश और इजिप्ट के बीच में एक टेंशन का कारण है, और कैसे ये जो यहाँ पर डारफुर है या यहाँ पे जो सूडान है, साउथ सूडान है, वो कैसे उनके लिए नील नदी ये महत्व की है। तो आपने देखा कि इथोपियन हाईलैंड्स मिस्र को कंट्रोल करता है। मिस्र की जो संपन्नता है वो यहाँ से नहीं, वो यहाँ से आती है, इनके जल से। तो इसलिए अब इथोपिया सरकार ने सोचा कि पानी हमारा और अमीर ये हो रहे हैं और हम गरीब हैं, तो इथोपिया ने अपना बांध बनाना स्टार्ट किया है। उसके कारण इन दोनों देशों में काफ़ी तनाव है। अभी ये वार्ता हो रही है और इथोपिया उसको बोलती है ग्रेट रेनिसा डैम प्रोजेक्ट ऑफ इथोपिया। तो उस पर हम लोग जब अफ्रीका का जो 4था पार्ट होगा उस पर बात करेंगे। अब हम लोग आए पूरब देख लिया। अब देखिए पश्चिम में क्या है। अफ्रीका के पश्चिम में ये गुनिया हाईलैंड्स, यहाँ पर गुनिया हाईलैंड्स उतना ऊंचा तो नहीं है जितना इथोपियन हाईलैंड्स है, लेकिन इतना ऊंचा जरूर है कि यहाँ भी ये वर्षा होती है। यहाँ पर फूटा जल्लू, यहाँ पर इस हाईलैंड में इतना पानी बरसता है कि यहाँ से सेनेगल नदी, जाम्बिया नदी और रिवर नाइजर ये निकलती है। और इस फूटा जल्लू को स्विट्जरलैंड ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। फूटा जल्लू यह काफ़ी हरा भरा प्रदेश है, यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं। और फूटा जल्लू में फूटा जल्लू के कारण ये जो नदियाँ निकल रही, इससे पश्चिमी अफ्रीका में जल का जो शहरों को बढ़ते हुए जो इस शहर नगर को जो जल चाहिए, इसके कारण जो नदियाँ निकलती हैं वो जल को और जो सिंचाई की जो आवश्यकताएं हैं उसको ये पूर्ण करती हैं। और जब हम फूटा जल्लू के नीचे जाते हैं तो लोमा माउंटेन्स है। लोमा माउंटेन्स ये सिएरा लियोन देश है, यह इसकी सबसे ऊंची ये पर्वत श्रृंखला है। और लोमा माउंटेन्स की एक खासियत है कि यहाँ पर हंटिंग बैन है। आपने अफ्रीका को देखा होगा जब टीवी पर, तो आपको अक्सर ऐसे क्षेत्र दिखाए जाते हैं, ऐसे नेशनल पार्क्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर लोग जानवरों का शिकार करने जाते हैं। लेकिन ये जो लोमा माउंटेन्स है सिएरा लियोन का, यहाँ पर हंटिंग बैन है और यहाँ भी जल वृष्टि होती है, यहाँ से भी नदियाँ निकलती हैं और पानी के जो स्रोत हैं वो लोमा माउंटेन से निकलकर जाके रिवर नाइजर में मिलते हैं। ये जो गुनिया हाईलैंड्स है, इसके उच्चावच के कारण जो यहाँ पर वर्षा हो रही है, उसके कारण अफ्रीका की सबसे बड़ी तीसरी रिवर बेसिन रिवर नाइजर ये निकलती है। और ये आप देखें इसका आकार, ये निकलती है यहाँ से, लेकिन ये अटलांटिक ओशन में यहाँ से ऐसे नहीं गिरती, ये पहले सीधे आगे बढ़ती है, उसके बाद फिर राइट एंगल पर ये मुड़ती है और फिर यहाँ पर आती है और फिर अंडमावा माउंटेन्स के पहले ऐसे आकर ये गल्फ ऑफ गुनिया इसमें आके डेल्टा बनाती है। और रिवर नाइजर का डेल्टा ये मशहूर है और यहाँ पर आकर ये गिरती है। रिवर नाइजर ये पश्चिमी अफ्रीका की एक महत्वपूर्ण नदी है और इस नदी के कारण यहाँ पर सिंचाई, जल की आपूर्ति, औद्योगिक विकास ये होता है। आइए अब हम लोग चलते हैं जोस प्लेटो। जोस प्लेटो यहाँ मशहूर है टिन के लिए और यहाँ पर टिन माइनिंग होती है और यहाँ भी जो जल की वृष्टि होती है वो आधा जल रिवर नाइजर में आता है और कुछ जल लेक चाड में भी जाता है। और जोस प्लेटो ये नाइजीरिया का ये उच्चावच है, उसका एक माउंटेन रेंज है, प्लेटो है। और इसके कारण यहाँ पर जो नदियाँ छोटी छोटी निकलती हैं
वो नाइजीरिया के विकास में सहयोग करती हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अंडमावा माउंटेन्स। ये अंडमावा माउंटेन्स ये रिवर कांगो इसके बेसिन को और रिवर नाइजर के बेसिन को ये अलग करती हैं। और यह भी अंडमावा से बेनू रिवर निकलती है, जो कि यह देखिए नाइजर की सहायक है। और ये बॉक्साइट्स की यहाँ पर खदानें हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं अफ्रीका की सबसे दूसरी बड़ी नदी पर, कांगो। अफ्रीका की सबसे बड़ी नील है और दूसरी सबसे जो लंबी है वो है कांगो नदी। कांगो नदी ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है, सिर्फ अफ्रीका के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए। और कैसे, अभी हम लोग उस पर बात करते हैं। कांगो कहाँ से निकलती हैं? यहाँ पर कटंगा प्लेटो है। ये वही कटंगा प्लेटो है जो हीरे के लिए और धातु कोबाल्ट के लिए मशहूर है। और आप देखें ये 0 डिग्री है, इक्वेटर। ये पूरा जो कटंगा प्लेटो है इस पर हर दिन वर्षा होती है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। और ये कटंगा प्लेटो समुद्र से ऊंचाई पर है, पानी यहाँ पर गिरता है और कई छोटी छोटी नदियाँ मिलकर ये कांगो को बनाती हैं। और फिर कांगो पहले उत्तर की ओर जाती है, एक बार भूमध्य रेखा को काटती है, फिर दोबारा यह भूमध्य रेखा को काटते हुए अटलांटिक ओशन में आके ये गिरती है। कांगो नदी क्यों महत्वपूर्ण है? ना सिर्फ अफ्रीका के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व का जो ये वायुमंडल है उसके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है, कांगो रिवर बेसिन ये 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यह अमेजन बेसिन के बाद दूसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। ये जो रेन फॉरेस्ट यहाँ पर फैला है ये दुनिया का फेफड़ा है, लंग है। एक फेफड़ा है अमेजन बेसिन, एक यहाँ पर है इक्वेटर के सहारे और दूसरा यहाँ पर है। और ये जो फेफड़ा है वह लगभग इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन प्राणवायु ये देता है कि जो ये यूरोप के लोग औद्योगिक ये कार्य कर रहे हैं, जो प्रदूषण कर रहे हैं, जो ग्रीन हाउस ये गैसेज निकाल रहे हैं, उसको तो सोखता ही, साथ में एटमॉस्फेयर में फ्रेश ऑक्सीजन का संचार करता है, जिसके कारण विश्व में इस प्रदूषण के बढ़ने के कारण भी जो आज हम लोग ऑक्सीजन ले पाते हैं वो इस फेफड़े के कारण ही पूरे विश्व में शुद्ध ऑक्सीजन का बैलेंस बना है, एटमॉस्फेरिक बैलेंस बना है। तो लेकिन आज दुख की बात यह है कि कांगो के जो जंगल हैं वहाँ भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वन काटे जा रहे हैं। और वन काटे जा रहे हैं तो जिससे प्रकृति में असंतुलन हो रहा है और हमारा वायुमंडल प्रकृति का हिस्सा है। तो वह असंतुलन एटमॉस्फेयर में भी हो रहा है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में भी हो रहा है, बायोजियोकेमिकल साइकिल में भी हो रहा है। और इसके कारण विश्व में क्या क्या हो रहा है आप लोग रोज पढ़ते हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अभी जब ये कोविड-19 आया है तो हम लोगों को ये मालूम हुआ कि हमारा फेफड़ा, हमको कैसे उसकी केयर करना चाहिए और कैसे ऑक्सीजन को बनाए रखना चाहिए। तो अगर हम अपने फेफड़े की केयर ये करना के लिए इतने उत्सुक हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि जो विश्व का फेफड़ा है, विश्व का फेफड़ा मतलब वन, और उसमें जो कांगो वन है, इसकी रक्षा के लिए पूरी मानव सभ्यता को प्रतिबद्ध होना चाहिए। और मानव की जो पूरी सभ्यता है यह वृक्ष और जो प्रकृति के ऊर्जा पर चलती है, तो इसलिए सबको वृक्ष बचाना चाहिए और सबको वृक्ष लगाना चाहिए। तो कांगो का जो बेसिन है, ये कांगो का बेसिन, यहाँ पर जब ये गिरता है तो यहीं पर एक मताडी पोर्ट है और मताडी पोर्ट कांगो पर है। और ये कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो उसके लिए एक समृद्धि का पोर्ट है। हम आपको यहाँ पर बता दें कि अफ्रीका के पास दो बहुत बड़ी नदियाँ हैं, नील और कांगो, लेकिन ये नेविगेबल नहीं है।
नेविगेबल का मतलब यहाँ से नाव से बैठे बहते 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 अटलांटिक आ गए, ये यहाँ से बैठे बहते बहते मेडिटेरियन सी आ गए, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? कारण उच्चावच फिजिकल। जब ये नदी जाती है फिर नीचे गिरती है तो झरने बनते हैं, तो वहाँ पर नाव नहीं चल पाएगी। और यही हाल कांगो का भी है, उच्चावच के कारण ये नदी नेविगेबल नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़, ये नेविगेबल तो नहीं है, लेकिन ये जो झरने गिरते हैं, वाटरफॉल्स होते हैं, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इनके कारण अच्छा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनता है, जैसे कि रिवर नील में असवान डैम है। इसी तरह कांगो में इतना पोटेंशियल है कि कांगो का अगर पोटेंशियल यूटिलाइज किया जाए तो पूरे अफ्रीका को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ये मिल सकता है। तो आप देखें कि जो उच्चावच होता है, जो रिलीफ होता है, वो कैसे आपके भविष्य के विकास को भी ये या लिमिट करता है या आपको अपॉर्चुनिटी देता है। तो फिर कांगो के निकलती हैं कटंगा प्लेटो। कटंगा प्लेटो महत्वपूर्ण है हीरे के लिए, कोबाल्ट के लिए और कांगो के लिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखें मुचिंगा। मुचिंगा है रिवर जैम्बेजी का जो रिवर बेसिन है ये, और जो रिवर कांगो का ये बेसिन है, इसको मुचिंगा माउंटेन्स अलग करता है। और यहाँ पे देखें मुतुम्बा है, ये मुतुम्बा जो हिल्स हैं, यहाँ पर आप ये अफ्रीका की रिफ्ट वैली का वेस्ट रिफ्ट वैली है। तो वेस्ट रिफ्ट वैली और कांगो, इनके बीच में ये मुतुम्बा हिल्स है। अभी आपने हाल में कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक ज्वालामुखी फटा है, और वो ऐसा फटा है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में गोमा शहर से हजारों लोगों को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा। तो वो इसी जो रिफ्ट वैली है, यहीं पे विरुंगा माउंटेन्स है, विरुंगा। और विरुंगा माउंटेन्स ये वॉल्केनिक क्षेत्र है। इसमें न्यूरीगोंग एक जगह है, एक माउंटेन है, जहाँ पे यह ज्वालामुखी ये फटा है। आप इस वीडियो में देखिए ये किस तरह से ये फटा है। और कटंगा के नीचे बाई प्लेटो, हुइला प्लेटो, ये अंगोला का उच्चावच क्षेत्र है। और ये उच्चावच क्षेत्र जो कटंगा का जल या इस एरिया का पानी आ रहा है, उसकी ट्रिब्यूटरीज को ये डायरेक्शन देता है। और इसके नीचे एक है आउस माउंटेन्स, वह नामीबिया का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। तो आपने देखा कि कटंगा, बाई, हुइला प्लेटो, ऑस, ये किस प्रकार से जो जल यहाँ आता है उसका ये वितरण करते हैं, ट्रिब्यूटरीज बनती हैं और उन नदियों में मिलती हैं। अभी तक आपने 3 नदियाँ देखी, नील मेडिटेरियन सी में गिरती है, नाइजर अटलांटिक ओशन में गिरती है, गल्फ ऑफ गुनिया में, कांगो अटलांटिक में। रिवर जैम्बेजी भी यहीं पास के एक वुडलैंड्स एरिया से निकलती है और ये आकर के मोजाम्बिक चैनल में इंडियन ओशन में गिरती है। ये महत्व की नदी है क्योंकि इंडियन ओशन में गिरने वाली यह सबसे बड़ी नदी है। और रिवर जैम्बेजी पर ही करीबा डैम बना हुआ है। रिवर जैम्बेजी पर विक्टोरिया फॉल्स है, जो कि जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और विक्टोरिया फॉल्स और करीबा डैम के बाद भी इस नदी के कारण ये जो यहाँ के लोग हैं, इनको जल, सिंचाई इत्यादि की सुविधा मिलती है। तो रिवर जैम्बेजी अफ्रीका की यह चौथी सबसे बड़ी नदी है। और रिवर
जैम्बेजी और रिवर लिम्पोपो, इन दोनों को का जो ड्रेनेज बेसिन है उसके बीच में है ये मतापो की पहाड़ियाँ। मतापो हिल्स ये रिवर जैम्बेजी और रिवर लिम्पोपो के ड्रेनेज बेसिन को ये अलग करती हैं। और रिवर लिम्पोपो यह एक ऐसी नदी है जो साउथ अफ्रीका में से निकलती है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है और काटते हुए ये इंडियन ओशन में गिरती है। तो यह इंडियन ओशन में गिरने वाली ये नदी लिम्पोपो ये दूसरी सबसे बड़ी ये है, सबसे बड़ी रिवर जैम्बेजी है जो इंडियन ओशन में गिरती है, और दूसरी ड्रेन करने वाली इंडियन ओशन में लिम्पोपो नदी है। और इसके बाद ड्रैकेंसबर्ग है। ड्रैकेंसबर्ग ये उच्चावच क्षेत्र है और यहाँ पर जो वर्षा होती है या यहाँ पे जो वाटर सोर्सेस हैं इसी से निकलती है रिवर ऑरेंज निकलती ये ड्रैकेंसबर्ग से है और ये पश्चिम की ओर बहते हुए ये अटलांटिक ओशन में जाकर गिरती है और ये लिसोथो को, नामीबिया को, साउथ अफ्रीका के बॉर्डर्स भी ये नदी बनाती है। तो आपने देखा कि जो ड्रैकेंसबर्ग अगर उच्चावच न होता तो शायद रिवर ऑरेंज न होती है, कटंगा ना होता तो कॉन्गो ना होती है। तो इस प्रकार उच्चावच का, पूरे अफ्रीका के उच्चावच का, अफ्रीका में जल कहाँ से कहाँ बहेगा, किस ओर बहेगा, यह उच्चावच निश्चित करता है। पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है, इधर से इधर बहा, इधर से इधर बहा, इधर से इधर बहा, इधर से इधर बहा। तो जल जीवन, उच्चावच, ये तीनों जुड़े हैं। बिना जल के कृषि नहीं, बिना जल के उद्योग नहीं, बिना जल के मानव की जो सभ्यता, जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वो भी नहीं संभव है। तो इस प्रकार आपने अफ्रीका को देखा कि जो अफ्रीका का उच्चावच है उसमें कौन कौन से उच्चावच महत्व के हैं और किस उच्चावच के कारण विश्व का ये जो फेफड़ा है यहाँ पर ये कार्य कर रहा है, और इन्हीं उच्चावच से निकलने वाला पानी कृषि, अनाज, इन सब का कारक है। तो अफ्रीका का उच्चावच और ड्रेनेज पैटर्न, यह अफ्रीका की संपन्नता, उसके विकास का कारक भी हैं और बाधक भी हैं। ये हम लोग जब अफ्रीका का तीसरा हिस्सा देखेंगे कि अफ्रीका का विकास, अफ्रीका क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यूरोप इनका पड़ोसी है, लेकिन अफ्रीका बहुत गरीब है और यूरोप बहुत संपन्न है। तो हम लोग आगे जब तीसरा हिस्सा अफ्रीका का अध्ययन करेंगे उसमें देखेंगे कि ये जो उच्चावच है, जो ड्रेनेज है और जो यहाँ का क्लाइमेट है वो कैसे अफ्रीका का सहयोग करता है और कैसे बाधक बनता है।